ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम पढ़ रहे थे चैप्टर ईथर, और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी रिएक्शंस हम कर चुके हैं, और कल हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर ली थी। आज हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर की, कि ईथर के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ईथर प्रदर्शित करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ईथर की केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईथर के अंदर इसका नेचर कैसा होता है, केमिकल नेचर कैसा होता है, और उस केमिकल नेचर के आधार पर इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ईथर उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब न्यूट्रल होता है इसका नेचर, और इस न्यूट्रल नेचर के कारण, क्योंकि यहाँ पर आपको कल भी मैंने बताया था कि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो पोलर जरूर होता है, लेकिन इसकी पोलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और टोटल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल नेचर का हो जाता है, उदासीन इसकी प्रकृति हो जाती है। और उदासीन नेचर होने के कारण ये डाइल्यूट HCl है ना, या फिर डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आदि के साथ आसानी से कोई अभिक्रिया नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती इनकी आसानी से। तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्थायी मॉलिक्यूल है, इसकी स्टेबिलिटी है, इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्थायी मॉलिक्यूल है, और लेस रिएक्टिव है, इट इज अ लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल, कम क्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो ये क्रियाशील भी नहीं है, उदासीन मॉलिक्यूल है और स्थायी है। क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है इसलिए इसका स्थायित्व अधिक है, और ये उदासीन नेचर का है। तो इसके ऊपर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीकरण, इनका भी बहुत कम प्रभाव होता है, बहुत इसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इस पर आसानी से नहीं होता है। तो यह अम्लों के प्रति उदासीन है, स्थायी है, कम क्रियाशील है, और ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया भी यहाँ पर आसानी से नहीं होती है। चौथा पॉइंट ये है, अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड्स काम में लेते हैं और टेम्परेचर भी लेते हैं, तापमान भी अगर हम बढ़ा देते हैं, मतलब उसके अंदर अधिक तापमान हम कर देते हैं, तब यहाँ पर रिएक्शन होती है। और कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है, ये ईथर बॉन्ड के अंदर टूट जाता है, ईथर बॉन्ड का विदलन हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईथर इतना उदासीन है, इतना स्थायी है और इतना कम क्रियाशील है कि यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स के साथ इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बहुत अधिक प्रेशर पर, अधिक तापमान पर और कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है। और इस रिएक्शन कब होती है? जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। इसको ईथर या विदलन भी कहते हैं, या क्लीवेज ऑफ ईथर बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से इसकी रिएक्शन हो पाती है, इसकी रिएक्शन आगे की हो पाती है। तो आज हम करते हैं ईथर की वह रिएक्शन जिसके अंदर की वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है। तो पहले हम रिएक्शन लेते हैं जब ईथर हेलोजन एसिड्स के साथ, हेलोजन अम्लों के साथ, हेलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन करता है, हेलोजन अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब हेलोजन एसिड्स के साथ। हेलोजन एसिड्स कौन कौन से हैं? सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि हमने लिया HCl, HBr, HI, ये सारे हेलोजन एसिड्स हैं। तो इनके साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाता है। इसके अलावा ये H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करता है ना, हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, प्लस H2SO4 के साथ भी अभिक्रिया करता है, और यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये तो अम्ल की तरह कार्य करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? H+ आयन देते हैं। और जो ईथर है वह क्षार की तरह, बेस की तरह कार्य करता है, और वो इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आयन
को वो इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लेता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H5O C2H5 इथॉक्सी ईथर, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर हम इसकी H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 का कैसे आयनन होता है, H2SO4 क्योंकि अम्ल है तो ये H+ आयन देता है और ये हो जाता है HSO4 नेगेटिव। इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है। अब इस H के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर एसिड, इस पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ईथर है ये किसकी तरह से कार्य करेगा, एक बेस की तरह से या एक क्षार की तरह से कार्य करता है और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रदान कर देता है इस H को। तो H वहां पर आकर जुड़ जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी C2H5O, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और ये C2H5, और इस टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर धन आवेश आ गया क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, और ये HSO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। HSO4 पर नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी और ये एक सॉल्ट या लवण बना लेगा। ये एक लवण बना लेता है या सॉल्ट बना लेता है और यहाँ पर अम्लों के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है HCl के साथ, सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है HBr के साथ, और HI के साथ भी इसी तरह से रिएक्शन होती है। और यहाँ पर ईथर एसिड्स के अंदर घुल जाता है और ईथर बेस की तरह कार्य करता है और एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और ये रिएक्शन इस तरह से संपन्न होती है। तो आपको समझ में आ गई होगी वाली रिएक्शन कि किस तरह से ईथर के अंदर रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि ईथर को अगर हम ल्यूइस एसिड्स के साथ अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं, ल्यूइस एसिड्स के साथ, ल्यूइस एसिड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर की ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, उनको हम ल्यूइस एसिड्स कहते हैं। जैसे हो गया BF3, AlCl3, ये सब ल्यूइस एसिड हैं। RMgX, इनके साथ अगर हम ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है। ईथर ये जो बेस है और ये एसिड है, और ईथर किसकी तरह कार्य करता है, बेस की तरह कार्य करता है। बेस क्या है, यहाँ पर ईथर है जिसके पास ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ईथर एक क्षार की तरह कार्य करता है और इन अम्लों के साथ रिएक्शन करके वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम वापस हमने ले लिया, मान लीजिए C2H5O C2H5 ईथर, यहाँ पर पेयर ऑफ ऑक्सीजन पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी BF3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखिए क्योंकि बोरोन के साथ 3 फ्लोराइड ही बॉन्ड बना पा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर, बोरोन के चारों ओर, और यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, अष्टक पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा और BF3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारी संरचना हो जाएगी C2H5, ये O, और यहाँ पर ये BF3 इसके साथ जुड़ गया और ये C2H5। इस तरह से ये संरचना हो गई और यहाँ पर आ जाएगा धन आवेश क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा धन आवेश। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को जो हम इसका कॉम्प्लेक्स का नाम है इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बोरोन ट्राइफ्लोरो ईथरेट। मतलब इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको कि हम उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं। उपसह संयोजक ये यौगिक है, इस उपसह संयोजक यौगिक बन जाता है जिसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोरो ईथरेट। तो ईथरेट किसे कहते हैं, ईथरेट जब ईथर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो ईथर का कॉम्प्लेक्स बना है ये एल्काइल फ्लोराइड के साथ, एल्काइल मतलब फ्लोराइड जो यौगिक है
जैसे हमने लिया C2H5F एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये BF3 रिप्लेस हो जाता है और एल्काइल ग्रुप इसके पास आ जाएगा, क्योंकि BF3 पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और C2H5 एक पॉजिटिव रेडिकल के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो ये बन जाता है स्ट्रक्चर C2H5, जो स्ट्रक्चर पहले से ही है। C2H5 हम लिख ही चुके हैं और यहाँ पर BF3 की जगह आ जाएगा C2H5, इस पर धन आवेश है। और ये जो BF3 है ये एक फ्लोराइड को ले लेगा, ये F को ले लेगा, ये बन जाएगा BF4, ये नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इसका नाम है तृतीयक ऑक्सोनियम लवण या टर्शरी ऑक्सोनियम सॉल्ट। यह है टर्शरी ऑक्सोनियम सॉल्ट, इसका नाम है टर्शरी ऑक्सोनियम सॉल्ट या तृतीयक ऑक्सीकरण ऑक्सोनियम नियम लवण, इसका नाम ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईथरेट किसे कहते हैं और तृतीयक ऑक्सोनियम लवण किस प्रकार बनता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ इसकी उपयोगिता है। ये एक एल्कली कारक की तरह काम करता है और एल्काइल रेडिकल देने के लिए ये उपयोग में लिया जा सकता है। इट इज ए एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट है जो एल्काइल ग्रुप प्रदान करने के काम में आता है। एल्काइल ग्रुप कहाँ पर है, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, C2H5 के 3 एल्काइल ग्रुप हैं। तो अगर हम इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से मिल जाता है और ये एल्काइल ग्रुप प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये ईथर का अच्छा उपयोग है। ईथर लुईस बेस के साथ रिएक्शन करके इस तरह की अभिक्रियाएं देता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं जिसके अंदर हमने ईथर की रिएक्शन कराई है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अगर हम ईथर को डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, पहले हम कह चुके हैं डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर हमने डाइल्यूट एसिड लिया है और हाई प्रेशर लिया है, बहुत अधिक हाई प्रेशर है और टेम्परेचर भी है, प्लस टेम्परेचर भी है, अधिक यहाँ पर दाब है, अधिक दाब और ताप के साथ ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके ये उपयुक्त कंपाउंड बनाता है। अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल, हमने ले लिया मान लीजिए C2H5O, C2H5 ये हमारा ईथर है और रिएक्शन हम करा रहे हैं इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल बनाता है। तो हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4 और इसके साथ अधिक तापमान पर और अधिक दाब पर इसकी रिएक्शन कराते हैं। क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 है तो H2SO4 के साथ जल भी होगा, जल के अंदर H2SO4 मिला हुआ है डाइल्यूट H2SO4। तो ये H2SO4 क्या करेगा, ये H आयन प्रदान करेगा और ये H आयन क्या करेंगे, इस H2O को, ये H2O के साथ रिएक्शन करेंगे और इसको आयनित कर देंगे, इसका आयनाइजेशन कर देंगे, इसको आयनित कर देंगे, आयनाइजेशन कर देंगे। अब हमको ये H और ये H2O ना, ये HOH इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमको मिल जाएगा और ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, है ना। ये मान लीजिए यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ C2H5 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से यहाँ पर ये आयनित हो गया, एक पर H है और दूसरे पर OH आयन है, नेगेटिव चार्ज है। और इसको आयनित किसने किया, इस H+ ने किया। कैसे आयनित किया, ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इसके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है ताकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर इस H2SO4 का क्या रोल है, ये जो H+ है वो क्या कर रहा है, इस जल को आयनित करने के काम में आ रहा है। जल को वो H+ में और OH नेगेटिव के अंदर आयनित कर देता है। यहाँ पर भी कैसे आयनन हुआ है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दो आयनों में टूट गया है। अब ये जो H+ आयन है ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये जो OH आयन ये चले जाएंगे C2H5 के पास। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5OH। एल्कोहल, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हमको
प्राप्त हो जाएंगे, 2 अणु हमको अल्कोहल के प्राप्त हो जाएंगे। तो ईथर का एक अणु H2SO4 के एक अणु के साथ जल की उपस्थिति में, मतलब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल के 2 अणु बनाता है, और इस तरह से हमको ईथर से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम ले लेते हैं, सांद्र H2SO4 अगर हम ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ पहले भी हम रिएक्शन कर चुके हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं हम इस रिएक्शन के अंदर, और ये हमने ईथर का एक मॉलिक्यूल लिया, ये ईथर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एथॉक्सी ईथर ही ले रहे हैं, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये सॉल्ट बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड का, C2H5HSO4 का सॉल्ट बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कैसे हुई ये रिएक्शन, यहाँ पर जो C2H5OH इसकी रिएक्शन हम देखते हैं, ये C2H5O C2H5 ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। H2SO4 के कैसे आयनाइज होगा, ये H प्लस में प्लस HSO4 नेगेटिव में आयनाइज होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हमने H2SO4 के लिए, तो 2 H प्लस आयन होंगे और 2 HSO4 नेगेटिव आयन भी होंगे। और यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से बॉन्ड टूट गया है। ये वाला बॉन्ड भी टूट गया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये 2 H जो हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेंगे जल, और ये C2H5 और ये HSO4, C2H5 और HSO4। तो हमको टोटल रिएक्शन के अंदर क्या प्राप्त होंगे, हमको प्राप्त होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5HSO4, एक सॉल्ट मिल गया, प्लस एक अणु जल का मिल गया, ये वाटर का अणु मिल जाएगा। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है अधिक ताप व दाब पर, तब हमको अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये हमको अल्कोहल प्राप्त हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये इतना कंसंट्रेटेड है कि ये दोनों बॉन्ड को, के ऑक्सीजन के दोनों साइड के जो बॉन्ड हैं वो तोड़ देता है। C2H5 नेगेटिव, C2H5 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव के रूप में अलग बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये ऑक्सीजन HSO4 के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बना, इसका सल्फेट सॉल्ट बना देता है, और एक मॉलिक्यूल जल का बाहर निकल जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2SO4 की क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरह से रिएक्शन होती है H2SO4 की, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि H2SO4 की 2 अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, डाइल्यूट की अलग होती है और कंसंट्रेट की रिएक्शन अलग होती है। तो आज इतना ही हम करेंगे, कल हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस करेंगे।